It is a firm belief of our visionary Prime Minister Shri Narendra Modi ji that for Vikasit Bharat, modern infrastructure is pivotal. Under his dynamic leadership, the country has seen an unprecedented transformation in infrastructure landscape of the country in the last 9 years. केंद्र सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई दोगुनी हो चुकी है। साल 2014 में जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था 2500 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवे थे। आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर के 5000 किलोमीटर पहुंच गई। Telangana is a strong partner in nation building. Road infrastructure projects worth over rupees 34,000 crore have been completed or are in advanced stages of completion in Telangana. Today's Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is laying the foundation stone for 2 national highway projects worth rupees 5,600 crore. Four-laning of Karimnagar Warangal section of NH 563 will ensure improved connectivity with Hyderabad Warangal Industrial Corridor, Kakatiya Mega Textile Park and SEZ at Warangal. Construction of 4-lane access controlled greenfield highway from Mancherial to Warangal on NH 163G will improve connectivity to 21 economic nodes under PM Gati Shakti National Master Plan, thus benefiting several regions in Telangana. These projects will give a new energy to socio-economic development of Telangana and would be a significant step towards realizing Honorable Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat. मोदी सरकार डेवलपमेंट 2019 विकास और सुरक्षा वन नेशन वन राशन कार्ड। इस योजना के तहत लोगों को एक राष्ट्रीय राशन कार्ड वन नेशन वन रेशन कार्ड प्रदान किया गया, जिससे राशन कार्ड के उपयोग में सुधार हुआ। जल शक्ति और स्वच्छता जल जीवन मिशन के तहत जल संग्रह और स्वच्छता के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की गई, जिससे जल संसाधन में सुधार हुआ। सैन्य सुधार सेना के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिससे रक्षा बजट में वृद्धि हुई और सुरक्षा में सुधार हुआ। धर्मनिरपेक्षता सरकार ने धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया और सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया। आज भारत एक दशक पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा मजबूत देश है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, योजनाओं में गड़बड़ी, जनता जनार्दन के धन का दुरुपयोग, पुरानी जितनी सरकारें आप देखेंगे उनकी पहचान यही बन गई थी। आज भारत को उसकी राजनीतिक स्थिरता के लिए जाना जाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये दुनिया में बहुत मायना रखती है। आज भारत सरकार की पहचान उसके निर्णायक फैसलों से होती है। एक डिसिसिव गवर्नमेंट। आज भारत सरकार की पहचान उसके आर्थिक और प्रगतिशील सामाजिक सुधारों से हो रही है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक व्यापक योजना है। इस योजना के तहत सरकार ने भारत के सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है। जल जीवन मिशन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना है। इस योजना के तहत भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नल कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। मोदी सरकार डेवलपमेंट ऑफ 2020। साल 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए 10 बड़े बुनियादी ढांचे परियोजनाएं। 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में बुनियादी ढांचे के विकास पर अपना ध्यान जारी रखा। इस अवधि के दौरान सरकार ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू किया या पूरा किया। मेट्रो रेल परियोजनाएं। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए। इन उपायों के परिणामस्वरूप 2020 में भारत में मेट्रो रेल सेवाओं की संख्या 26 से बढ़कर 30 हो गई। अपने विशाल नेटवर्क के साथ भारतीय रेल लगातार दिन रात देती है अपनी सेवाएं, पर कई विकसित देशों की तुलना में रेल द्वारा माल ढुलाई का प्रतिशत यहां अब तक रहता आया है बहुत कम, जिसके कारण बढ़ती है लॉजिस्टिक्स की लागत और प्रभावित होती है बाहर के मार्केट से हमारे उत्पादों की प्रतिस्पर्धा। इस स्थिति को बदलने
और रेलवे को आधुनिक रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में लगातार कदम उठाए गए हैं। इसी दिशा में रेलवे से माल ढुलाई के एक नए दौर की शुरुआत का साक्षी बना देश, जब पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 351 किलोमीटर रेलवे लाइन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों किया शुभारंभ, जिससे मालगाड़ियों की रफ्तार हो गई है 3 गुनी। आज फिर एक ऐतिहासिक दिन है। अब अजमेर के गुलाब की खुशबू से पूरा महाराष्ट्र महकेगा। किशनगढ़ के ग्रेनाइट की खूबसूरती रेलवे द्वारा देश के कोने कोने तक जाएगी। एनसीआर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों से मिलने को तैयार है। साथ ही राजस्थान के सरसों और बाजरे को मिलेगा अब पूरे भारत का बाजार, और ये सब संभव करेगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। साथियों, ये फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे। उद्योग हो, व्यापार कारोबार हो, किसान हो या फिर कंज्यूमर, हर किसी को इनका लाभ मिलने वाला है। जेएनपीटी मुंबई को दादरी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला 1506 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के सपने को देगा मजबूत आधार। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ी द्वारा माल के परिवहन को बनाएगा सुगम, किफायती, तेज, ऊर्जा दक्ष और प्रदूषण रहित। इस कॉरिडोर में डबल स्टैक वाली मालगाड़ियों का हो सकेगा परिवहन। ऑटोमोबाइल ट्रैफिक, रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस जैसी सुविधा इसे देगी अलग पहचान। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 5,800 करोड़ रुपए की लागत से बना 306 किलोमीटर लंबा नवनिर्मित सेक्शन मदार से रेवाड़ी है पूरी तरह तैयार, और साथ ही तैयार किए जा रहे हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, कंटेनर डिपो। औद्योगिक विकास के नए पन्ने को लिखने के लिए अब बढ़ेगी इंडस्ट्रियल क्षेत्रों तक रेल की पहुंच। साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों और उद्योगों को मिलेगा उत्तर भारत का बड़ा बाजार। देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों के उपज, उत्पाद और उद्यम पाएंगे पैन इंडिया पहचान, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प होगा और भी समृद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी से मदार खंड का राष्ट्र को समर्पण, साथ ही न्यू अटेली और न्यू किशनगढ़ से डबल स्टैक मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवानगी। स्मार्ट सिटी परियोजना। स्मार्ट सिटी परियोजना भारत में 100 शहरों को आधुनिक और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित बनाने की योजना है। इस परियोजना के तहत शहरों में सड़कों, परिवहन, बिजली और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। हमारे देश का एक दुर्भाग्य रहा कि जिस समय हमने अर्बनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए था, हमने अर्बनाइजेशन को चैलेंज मान लिया, एक संकट मान लिया, और हमारी सारी मुसीबतों का कारण ये गलत थिंकिंग रहा है। भाइयों बहनों, अर्बनाइजेशन को एक अवसर मानना चाहिए। विकास के अंदर उसको एक महात्मा के स्वीकार करना चाहिए। नीतियों का निर्धारण उस रूप में करना चाहिए। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, ये स्पेशलाइज सिटी क्यों न बने। भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। भाइयों बहनों, 100 न्यू सिटी की जैसे जरूरत है, वैसे 2 शहर जो पास है, उसके लिए एक ट्विन सिटी का कंसेप्ट हमने डेवलप करना चाहिए। जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी है,
हमने ट्विन सिटी कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए। विकास का एक नया मॉडल उसमें से हमें मिल सकता है। उसी प्रकार से बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट सिटीज, इसकी पूरी जाल बनानी चाहिए, एक अवसर के रूप में लें। और आप कल्पना कर सकते हैं जब इतना सारा काम शुरू होगा, कितना सीमेंट चाहिए, कितना लोहा चाहिए, कितने सीमेंट के कारखाने चाहिए, कितने लोहे के कारखाने चाहिए, कितने नौजवान चाहिए, कितनों को रोजगार मिलेगा। आप अंदाज कर सकते हैं देश के जीडीपी की जो चिंता हो रही है उसका जवाब इसमें से मिल सकता है। कोविड-19 का प्रबंधन 2020 में पूरी दुनिया को कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप का सामना करना पड़ा और भारत भी इसके प्रभाव से जूझ रहा था। सरकार ने संभावना से कोरोना के फैलाव को रोकने और मरीजों का उपचार सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता और स्वावलंबी बनाना था। सीमा पर सुरक्षा, भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ा और सरकार ने देश की सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। It is a firm belief of our visionary Prime Minister Shri Narendra Modi ji that for Vikasit Bharat, modern infrastructure is pivotal. Under his dynamic leadership, the country has seen an unprecedented transformation in infrastructure landscape of the country in the last 9 years. केंद्र सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई 2 गुनी हो चुकी है। साल 2014 में जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था, 2500 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवे थे। आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर के 5000 किलोमीटर पहुंच गई। Telangana is a strong partner in nation building. Road infrastructure projects worth over rupees 34,000 crore have been completed or are in advanced stages of completion in Telangana. Today's Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is laying the foundation stone for 2 national highway projects worth rupees 5,600 crore. 4-laning of Karimnagar Warangal section of NH 563 will ensure improved connectivity with Hyderabad Warangal Industrial Corridor, Kakatiya Mega Textile Park and SEZ at Warangal. Construction of 4-lane access controlled greenfield highway from Mancherial to Warangal on NH 163G will improve connectivity to 21 economic nodes under PM Gati Shakti National Master Plan, thus benefiting several regions in Telangana. These projects will give a new energy to socio-economic development of Telangana and would be a significant step towards realizing Honorable Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat. मोदी सरकार डेवलपमेंट ऑफ 2021 विकास और सामाजिक प्रगति वैक्सीनेशन अभियान 2021 में कोरोना वैक्सीन का प्रबंधन शुरू हुआ, जिससे जनसंख्या को कोविड-19 से बचाने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान, किसानों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का विस्तार किया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए नया दिशा निर्देश प्रस्तुत किया गया, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा की सुविधा मिली। बीती सदियों में हमने दुनिया को एक से बढ़कर एक बेहतरीन साइंटिस्ट, बेहतरीन टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज लीडर्स हमने दिए हैं। लेकिन ये 21वीं सदी है और तेजी से बदलती हुई दुनिया में भारत को अपनी वही प्रभावी भूमिका और उसको निभाने के लिए और अधिक तेजी से हमें खुद को भी बदलना होगा। और इसी सोच के साथ अब देश में इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, डिजाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्राइज के लिए जरूरी इकोसिस्टम तेजी से तैयार किया जा रहा है। अब बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को साथ लेकर 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली
एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम हो या फिर अटल इनोवेशन मिशन, देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए अनेक क्षेत्रों में स्कॉलरशिप का विस्तार हो या स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़े टैलेंट को मॉडर्न फैसिलिटीज और आर्थिक मदद, रिसर्च को बढ़ावा देने वाली योजनाएं हो या फिर भारत में वर्ल्ड क्लास 20 इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस के निर्माण का मिशन, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए नए संसाधनों का निर्माण हो या फिर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसे अभियान, प्रयास यही है कि भारत की एजुकेशन और आधुनिक बने, मॉडर्न बने, यहां के टैलेंट को भरपूर अवसर मिले। साथियों, इस कड़ी में कुछ दिन पहले देश की नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। 5 वर्ष तक देश भर में इसके हर बिंदु पर व्यापक डिबेट और डिस्कशन हुए हैं, हर स्तर पर हुए हैं और तब जाकर ये नई नीति बनी है। ये सच्चे अर्थ में पूरे भारत को, भारत के सपनों को, भारत की भावी पीढ़ी की आशा आकांक्षाओं को अपने में समेटे हुए नई भारत की शिक्षा नीति आई है। इसमें हर क्षेत्र, हर राज्य के विद्वानों के विचारों को समाहित किया गया है और इसलिए ये सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन भी है। साथियों, आप भी अपने आसपास देखते होंगे, आज भी अनेक बच्चों को लगता है कि उनको एक ऐसे विषय के आधार पर जज किया जाता है जिसमें उसका कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। माँ बाप का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, ओवरऑल एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है, तो वो दूसरों द्वारा चुने गए सब्जेक्ट्स मजबूरन पढ़ने लगते हैं। इस अप्रोच ने देश को एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी दी जो पढ़ी लिखी तो है, लेकिन जो उसने पढ़ा है उसमें से अधिकांश उसके काम नहीं आता है। डिग्रियों के अंबार के बाद भी वो अपने आप में एक अधूरापन महसूस करता है। उसके भीतर जो आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उसकी कमी वो महसूस करता है। इसका प्रभाव उसकी पूरी लाइफ की जर्नी पर पड़ता है। साथियों, नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इसी अप्रोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। पहले की कमियों को दूर किया जा रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में अब एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म, शिक्षा का इंटेंट और कंटेंट दोनों को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास है। आत्मनिर्भर बिजली भारतीय उप मुख्य मंत्रालय ने आत्मनिर्भर बिजली अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य बिजली उत्पादन में स्वावलंबी बनना था।
मोदी सरकार डेवलपमेंट ऑफ 2022 सरकार द्वारा शुरू किए गए बड़े बुनियादी ढांचे परियोजनाएं कुछ इस तरह से हैं। 2022 में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में बुनियादी ढांचे के विकास पर अपना ध्यान जारी रखा। इस अवधि के दौरान सरकार ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू किया या पूरा किया। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाएं। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में कई नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण की योजना बनाई है। इन परियोजनाओं के तहत भारत में हवाई परिवहन बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार किया जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाएं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना भारत में माल परिवहन को अधिक कुशल बना रही है। इस परियोजना के तहत भारत में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो चुका है और 2 अन्य का निर्माण जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया है। इस अवधि के दौरान भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 25,000 किलोमीटर से बढ़कर 30,000 किलोमीटर हो गई। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार। आयुष्मान भारत योजना को 2022 में 118 और जिलों में विस्तार दिया गया, जिससे लाभार्थियों की संख्या 6 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गई। उच्च शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री स्टाइपेंड योजना। 2022 में सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री स्टाइपेंड योजना की घोषणा की, जिसके तहत पात्र छात्रों को 12,000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कृषि क्षेत्र में सुधार। सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाए, जिनमें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि, फसल बीमा योजना का विस्तार और कृषि उपज बाजार समितियों APMCs के विनियमन में सुधार शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवा में सुधार। सरकार ने स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए कई कदम उठाए, जिनमें आयुष्मान भारत योजना का विस्तार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार शामिल हैं। बेरोजगारी को कम करने के लिए प्रयास। सरकार ने बेरोजगारी को कम करने के लिए कई कदम उठाए, जिनमें कौशल विकास योजनाओं का विस्तार, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की शुरुआत और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का संचालन शामिल हैं। मोदी सरकार डेवलपमेंट ऑफ 2023-1। भारत चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे का विकास। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मद्देनजर भारत ने सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। इस अवधि के दौरान भारत ने सीमा पर कई नए सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया है। राजकोट गुजरात का चौथा सबसे बड़ा शहर, समृद्ध विरासत और आधुनिकता का मिश्रण है। अपने उत्कृष्ट हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध इस शहर के जीवंत बाजार क्षेत्र की कलात्मक विविधता का प्रदर्शन कराते हैं। राजकोट में बड़ी संख्या में भारी एवं लघु उद्योग स्थित हैं, जो गुजरात की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये शहर एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल जोन भी बनता जा रहा है। हवाई यातायात की बढ़ती मांग को देखते हुए राजकोट के हीरासर में एक नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। दूरदर्शी नेतृत्व के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के परिवर्तन की प्रेरक शक्ति हैं। उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अथक कार्य नीति से देश आज विश्व पटल पर नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले 9 वर्षों में देश के विमानन क्षेत्र ने भी अभूतपूर्व प्रगति की है। 2014 में जहां देश में 74 हवाई अड्डे संचालित थे, वहीं आज 2023 में ये संख्या दोगुनी होकर 148 हो गई है। 2014 में जहां भारतीय हवाई अड्डों की यात्री वहन क्षमता 20 करोड़ थी, वो अब दोगुनी से भी अधिक 45 करोड़ हो गई है। भारत सरकार के अथक प्रयासों से देश के हर राज्य में अभूतपूर्व स्तर पर महत्वपूर्ण आधारभूत अवसंरचना का निर्माण हुआ है। सड़कों से लेकर पुलों तक, मजबूत रेल नेटवर्क से लेकर हवाई अड्डों तक, देश के हर हिस्से में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को सशक्त किया जा रहा है। इसी दिशा में राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2500 एकड़ से अधिक भूमि पर 1400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है, जिसमें 3040 मीटर लंबा रनवे, टैक्सी ट्रैक और फायर स्टेशन इत्यादि निर्मित है। इस हवाई अड्डे के निकट गारिडा और दोसली घुना गांव के नजदीक बामनबोर सिंचाई योजना का एक चेक डैम स्थित था,
जिसके जल को रनवे के नीचे से निर्बाधित रूप से प्रवाहित करने हेतु लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से 754 मीटर लंबा तथा 34 मीटर चौड़ा एक बॉक्स कल्वर्ट बनाया गया है। देश के किसी भी हवाई अड्डे पर रनवे के नीचे बनने वाला ये सबसे लंबा कल्वर्ट है। इस हवाई अड्डे पर 14 हवाई जहाजों को पार्क किया जा सकता है और ये 180 यात्रियों को समाहित करने वाले बड़े विमान जैसे एयरबस 321 एवं बोइंग 737 के संचालन के लिए भी उपयुक्त है। ये टर्मिनल भवन एक समय में एक साथ 500 यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा और निकट भविष्य में विस्तारीकरण के अंतर्गत इसकी एक समय में एक साथ 2800 यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता होगी। गुजरात एक उन्नत राज्य है और यहाँ हर प्रकार की यातायात सुविधाएं विकसित हैं। एक तरफ यहाँ का लगभग हर जिला सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जुड़ा है, तो प्रदेश में 11 हवाई अड्डों के साथ कई बंदरगाह भी स्थित हैं। राजकोट में क्षेत्र के इस सबसे बड़े व नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से न केवल राजकोट बल्कि राज्य के मोरबी, थानगढ़, शापर, गोंडल, जैतपुर, जूनागढ़ सहित अन्य प्रसिद्ध निकटवर्ती क्षेत्र जैसे द्वारका, सोमनाथ, गीर को भी लाभ होगा। नया हवाई अड्डा कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और निर्बाध यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे राज्य में पर्यटन को विशेष रूप से बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा और रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन होगा। राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। तो अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं। भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश किया है। इस अवधि के दौरान भारत ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। 3. मेट्रो रेल परियोजनाएं। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में मेट्रो रेल परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा दिया है। इस अवधि के दौरान भारत में मेट्रो रेल सेवाओं की संख्या 30 से बढ़कर 35 हो गई। गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। गेट चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। रक्षा के लिए भारी निवेश। सरकार ने रक्षा के लिए भारी निवेश की घोषणा की, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में 80 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। महंगाई को कम करने के लिए प्रयास। सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए कई कदम उठाए, जिनमें खाद्य पदार्थों और पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी, खाद्य सुरक्षा योजनाओं का विस्तार और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का संचालन शामिल हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार। सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाए, जिनमें कृषि प्रौद्योगिकी में निवेश, कृषि विपणन में सुधार और किसानों के लिए नए अवसरों का सृजन शामिल हैं।